स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं तलब की लचक की पैमाइश के तरीके, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड। पहला तरीका कुल खर्च का तरीका, टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड मेथड, परसेंटेज मेथड, फीसद के तरीके को पढ़ेंगे। इस तरीके से मुराद किसी शय की तलब में वो फ़ीसद तब्दीली जो कि इस शय की कीमत में फ़ीसद तब्दीली की बिना पर हो, फ़ीसद का तरीका कहलाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लचक फार्मूला है इसका, तलब में फ़ीसद तब्दीली बाय कीमत में फ़ीसद तब्दीली। इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इकाई के बराबर तलब की लचक यूनिटरी इलास्टिक। तलब में होने वाली फ़ीसद तब्दीली और कीमत में होने वाली फ़ीसद तब्दीली यकसा हो तो तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। When there is equal percentage change in price and quantity demand, it's unitary elastic. Elasticity demand is equal to percentage change in quantity demand over percentage change in price. Suppose 10%, अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो 10%, प्राइस में चेंज आया है तो 10% ही क्वांटिटी डिमांड में आया है। 10% डिवाइडेड बाई 10% इक्वल टू 1, तो इसे हम तलब की लचक इकाई के बराबर कहेंगे। तलब की लचक इकाई से ज़्यादा मोर इलास्टिक। अगर कीमत के मुकाबले में तलब में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा हो तो इसे तलब की लचक इकाई से ज़्यादा कहते हैं। इफ़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज़ ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट्स मोर इलास्टिक। फार्मूला सेम वही है। सपोज इधर प्राइस में 10% चेंज आया, बट जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें 20% चेंज आया है, तो जो जवाब आया है वो 2 है। इलास्टिसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि कीमत के मुकाबले में हमारे पास जो तलब में फ़ीसद तब्दीली है वो ज़्यादा है। तलब की लचक इकाई से कम, लेस इलास्टिक। अगर कीमत के मुकाबले में तलब में फ़ीसद तब्दीली कम हो, यानी कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा आएगी और तलब में कम आएगी। If percentage change in quantity demand is less than percentage change in price, it's inelastic। फार्मूला वही सेम। इधर देखें कि आपकी जो प्राइस है उसमें 20% चेंज आया है बट डिमांड में 10%, तो इसका जो जवाब आएगा वो 0.5 होगा। तो 0.5 क्या हो गया? लेस देन 1। तो इलास्टिसिटी क्या हो गई? इकाई से कम, तलब की लचक इकाई से कम होगी। थर्ड मेथड है ग्राफ की मदद से तलब की लचक की पैमाइश, ग्राफिक मेथड। ग्राफ की मदद से ख़त तलब के एक ख़ास नुक्ते पर लचक मालूम करने के लिए इस नुक्ते के निचले हिस्से ख़त तलब के हिस्से को ऊपर वाले हिस्से से तकसीम कर दिया जाता है। यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर हमने तलब की लचक को फाइंड आउट करना है उसे ख़त तलब का नीचे वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय ख़त तलब का ऊपर वाला हिस्सा, तो हमारे पास तलब की लचक आ जाएगी। अंडर दिस अप्रोच इलास्टिसिटी एट पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डाउनवर्ड टुवर्ड एक्स एक्सिस बाय द डिस्टेंस अपवर्ड टू द वाई एक्सिस। फार्मूला है इसका, लचक ख़त तलब का निचला हिस्सा तकसीम ख़त तलब का ऊपर वाला हिस्सा। Elasticity of demand, lower segment of demand curve divided by upper segment of demand curve। इधर हम डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम तलब की लचक को फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई एक्सिस पर प्राइस है, एक्स एक्सिस पर डिमांड है। बी पॉइंट, इधर हमारी डिमांड 0 है, इस वजह से इसको 0 का नाम दिया गया है इस पॉइंट को। इधर हमारी डिमांड मैक्सिमम है, इसे A100 का नाम दिया गया है। यानी कि इधर डिमांड हमारी कम से कम है और इधर डिमांड ज़्यादा है। इधर डिमांड 0 है और इधर 100 है।
इन बी और ए पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो ये कर्व डिमांड कर्व है, नेगेटिव स्लोप। सपोज मैं बी पॉइंट्स के ऊपर तलब की लचक को फाइंड आउट करना चाहता हूँ एट पॉइंट बी। फार्मूला क्या है, खत तलब का ऊपर वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय खत तलब का निचला हिस्सा डिवाइडेड बाय ऊपर वाला हिस्सा। अब इस पॉइंट इधर मैं हूँ बी पॉइंट के ऊपर, तो इसके नीचे तो क्या है बी ए, तो ये बी ए मैंने लिख दिया है, ऊपर इसके कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से इधर क्या लिख रहा हूँ 0। बी ए की वैल्यू क्या है, ये 0 है और ये क्या है 100 है, तो वैल्यू क्या हो गई 100। और नीचे क्या है इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है 0, 100 डिवाइडेड बाय 0 तो क्या हो गया इन्फिनिटी। तो इस वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी इन्फिनिटी होगी। इसी तरह एट पॉइंट बी एल नुक्ते पर लचक, एल पॉइंट, ये एल पॉइंट है, वही फार्मूला निचला हिस्सा खत तलब का डिवाइडेड बाय ऊपर वाला हिस्सा। अब नीचा है 25, 25 और ये क्या है 100 है। इधर सपोज मैं ये कर रहा हूँ कि जो मेरी डिमांड है वो क्या है 25 है। 25 और 100 कितने का गैप आ गया इसमें 75 का। तो नीचे वाला हिस्से को क्या बोल रहा हूँ L और ये क्या है A, नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया LA, ऊपर क्या है LB, LA कितना है 75 और इधर ये कितना है 25। तो नीचे वाला क्या हो गया 75, ऊपर वाला क्या है 25, डिवाइड किया 3, तो इलास्टिसिटी क्या होगी ग्रेटर देन 1। इस वजह से इस पार्ट पर हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है। लेट इधर डिमांड क्या है मेरी 50 है, इसका नीचे हिस्सा क्या हो गया MA, ये लिख दिया है मैंने MA, ऊपर वाला क्या है MB, नीचे वाला भी 50 है क्योंकि 50 और 100 के दरमियान जो गैप है वो कितने का होगा 50 का होगा, और 0 और 50 के दरमियान कितने का गैप हो गया 50 का। 50 डिवाइडेड बाय 50 तो इलास्टिसिटी किसके इक्वल हो गई 1 के इक्वल हो गई। नुक्ता N पर लचक एट पॉइंट N, इधर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, N इधर ये क्या हो गया 75 इधर लिख देते हैं। 75 और 100 के दरमियान कितने का गैप है 25 का, और ये क्या बन गया N और NA, इसे NA लिख रहा हूँ नीचले हिस्से को, ऊपरले हिस्से को क्या लिख रहा हूँ NB, NA 25 NB 75, 0.33 इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो इधर क्या होगी पॉइंट N पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। इसी तरह पॉइंट A पर आ गया हूँ मैं, पॉइंट A इधर नीचे क्या है इसके 0, नीचे कुछ भी नहीं है, तो नीचे इधर क्या लिखूंगा 0। ऊपर वाला पार्ट इसका क्या है AB, वो किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। 0 डिवाइडेड बाय 100 तो इलास्टिसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो अब हमने ये प्रूफ किया कि हम पढ़ते हैं कि इधर इलास्टिसिटी क्या होती है 0 है, इधर इन्फिनिटी इलास्टिक, इधर 1 होती है इलास्टिसिटी इक्वल टू, और इधर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और इधर क्या होगी लेस देन 1। तो आज ग्राफिकली मेथड से हमने इस चीज़ को प्रूव किया कि क्यों इलास्टिसिटी डिमांड कर्व के सेंटर में इक्वल टू 1 होती है और इंटरसेप्ट पर इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी और 1 के दरमियान ग्रेटर देन 1 क्यों होती है, और 1 और 0 के दरमियान लेस देन 1 क्यों होती है। तो नेक्स्ट हम बजरिया फार्मूला बाय फार्मूला मेथड पॉइंट इलास्टिसिटी, नुक्ते लचक और आर्क इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह कल एक न्यू लेक्चर्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।